हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का रिकैप करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर रिकैप करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग, देखो ऑर्गेनाइजिंग से पहले हमने जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, तो सबसे पहला आ जाता है प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमने देखा क्या, थिंकिंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले हमें सोचना रहता है, प्लान्स बनाते हैं कि कैसे क्या काम करने हैं। अब है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि किसी भी चीज को एक ऑर्डर में अरेंज करना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करना ताकि रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल हो सके। इसी को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाएगा। अब अगर और हम लोग देखते हैं इसको टेक्निकल टर्म में, तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, defining and delegating responsibility and authority, and establishing relationship for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objective। तो देखो, मैं ये रीड आउट क्यों कर रहा हूँ, इतना लाइन बाय लाइन क्यों पढ़ रहा हूँ, तो लाइन बाय लाइन इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। और केस बेस्ड में आपको अगर पता करना होगा कि ये मान लेते हैं कि स्टेटमेंट दे रखा है और उसमें पूछ रहा है आपको कि आप बताओ कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आप जब तक लाइन नहीं पढ़ोगे बुक्स का तब तक आपको प्रॉब्लम होते रहेगा। आप लाइन अगर पढ़ रहे हो तो आप एक वर्ड से पकड़ सकते हो कि अच्छा ये आंसर होगा, इसीलिए जरूरी है। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म। जो भी काम हमें करना है तो उसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या क्या काम है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटना है और सेम सिमिलर नेचर का जो काम होगा उसको ग्रुप करना है। फिर डेलीगेट करना है, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे ट्रांसफर करने हैं, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एक ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा काम इफेक्टिवली हो सके और गोल्स हम लोग अचीव कर सके। अब इसका अगर हम लोग स्टेप्स देखें तो देयर आर 4 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, थर्ड इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड फोर्थ इज एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो यहाँ पे हमारा 4 ही है, तो प्लानिंग से तो कम ही है जो हमारा स्टेप है। तो क्या क्या है, सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, वर्क को एक तो सबसे पहला पता करना कि काम क्या करने हैं और उससे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर और फाइनेंस सबका अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सबसे पहले ये देखना कि काम क्या है और उसको उसमें क्या करना, डिवाइड कर देना, काम को बांट देना। ठीक है, तो काम को बांट देना ये हो गया हमारा यहाँ पे। सेकंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन किसे कहते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब हो जाता है कि जो भी सिमिलर नेचर के एक्टिविटीज होंगे, सिमिलर नेचर के, तो सिमिलर नेचर के जो भी एक्टिविटीज होंगे उन्हें एक सेम डिपार्टमेंट में रखना है। जैसे प्रोडक्शन रिलेटेड जितना भी काम होगा उसे प्रोडक्शन वाले डिपार्टमेंट में डाल देना है, एचआर रिलेटेड जितने काम होंगे एचआर वाले डिपार्टमेंट में डाल देना है। तो सिमिलर नेचर का जो भी काम होगा उसे हम एक डिपार्टमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस किस बेसिस पे डिपार्टमेंटलाइजेशन हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, काम के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, कि कितने तरह का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी डिपार्टमेंट बांट दिया जा सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, है ना, जैसे नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन, ये जोन के अकॉर्डिंगली भी, टेरिटरी के अकॉर्डिंगली भी बांटा जा सकता है। नेक्स्ट स्टेप इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब ड्यूटीज असाइन करना, ड्यूटीज सौंपना, ये कौन किस काम को करेगा, और इसमें स्पेशलाइजेशन का बहुत ही रोल है, स्पेशलाइजेशन। ठीक है, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हो जाता है, जो जिस काम में इंटरेस्टेड है उसे वो काम सौंपना। ठीक है, जो जिस काम में इंटरेस्टेड है या जिस फील्ड से रिलेटेड है उसे वही काम सौंपना, ताकि एक्सपर्टीज बना रहे और वो और भी एक्सपर्ट होते चला जाए उस काम में। तो ये स्पेशलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटीज असाइन करना अकॉर्डिंग टू द स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब कि कौन हमारे सुपीरियर होंगे और कौन हमारा सबऑर्डिनेट यानी कि जूनियर होगा, सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा। तो एक रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप की कौन किसको किससे ऑर्डर लेगा और कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये पता यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि डी को अगर इंस्ट्रक्शन लेना होगा तो सी का इंस्ट्रक्शन लेगा, रिपोर्ट करना होगा सी को रिपोर्ट करेगा,
बी को इंस्ट्रक्शन देना होगा तो सी को इंस्ट्रक्शन देगा, ए इंस्ट्रक्शन बी को देगा, तो इस तरह से चेन में चलेगा। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हम करते क्यों हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि हमें स्पेशलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है कि ये काम जो हम सौंप रहे हैं, तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है या जिससे रिलेटेड है उसी को हम वो काम सौंपें। नेक्स्ट है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, हमें पता रहेगा, है ना, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप पता है, किससे ऑर्डर लेना है ये पता है, तो एक वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी रहेगा कि किसको क्या काम करने हैं, कौन हमारा सुपीरियर है, कौन हमारा सबऑर्डिनेट है, किससे इंस्ट्रक्शन लेना है, किससे किसको इंस्ट्रक्शन देना है, ये पूरा क्लैरिटी रहता है। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में हमारा काफी मदद मिलता है क्योंकि क्लैरिटी है वर्किंग रिलेशनशिप में। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि हमारा सब कुछ तय है तो कोई भी ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा। नेक्स्ट है एडॉप्शन टू चेंज, तो ये फ्लेक्सिबल इतना है ताकि हम क्या कर सके, चेंज के अकॉर्डिंगली अडेप्ट कर सके। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करना, ठीक है, तो वही कहलाता है ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में एक टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है कि एक फ्रेमवर्क में जब हम मैनेजरियल या ऑपरेशनल टास्क को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। सो इट सीक्स टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग ऑल द पर्सन वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वेरियस पोस्ट आर क्रिएटेड टू परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज। अब जैसे आप ये समझो कि जैसे आज के डेट में अगर बिल्डिंग बन रहा है तो बिल्डिंग का पहले स्ट्रक्चर ही क्या करते हैं हम लोग, डिफाइन करते हैं, है ना। पहले हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि क्या क्या होगा, है ना, ग्राउंड फ्लोर किस तरह से मेंटेन होगा, या फिर फर्स्ट फ्लोर कैसे होगा, सेकंड फ्लोर कैसे बनेगा, ये सभी चीजें एक स्ट्रक्चर, है ना, कौन सा रूम कहाँ पे होगा, ये स्ट्रक्चर एक बना दिया जाता है। तो उसी तरह से एक फ्रेमवर्क यहाँ पे भी बना दिया गया कि अच्छा इतने इतने काम है, ठीक है, प्रोडक्शन का काम है, मार्केटिंग का काम है, एचआर का काम है, और फाइनेंस का काम है, तो इसके सीनियर कौन होंगे, यहाँ पे क्या काम होगा, ये सब डिफाइंड, इसके कौन हेड होंगे, एग्जीक्यूटिव कौन होगा, ये सभी चीजें, तो कैसे काम करना है ये पहले डिफाइंड होगा, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इससे हमें और क्या पता चलता है, the organizational structure can be defined as a framework within which managerial and operational tasks are performed। ठीक है। नेक्स्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, रिलेशन बिटवीन स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कई बार सीबीएसई में क्वेश्चन पूछा गया है, छोटा सा टॉपिक है, छिपा रहता है और पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर, यानी एक सुपीरियर के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं या जिसको वो सुपीरियर आसानी से मैनेज कर सके। नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय सुपीरियर, जैसे एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे कि एक टीचर आसानी से उससे संभाल ले, ठीक है, तो वही वहां पे हो जाएगा, तो वो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट to a large extent gives shape to the organizational structure. This determines the level of management in the structure। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है? तो दो तरह का होता है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा डिविजनल स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, इसमें फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे और डिविजनल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे। देखो अभी मैंने क्या बताया कि ये फ्रेमवर्क डिफाइन हो रहा है कि कौन किस पोस्ट पे रहेगा, ये सभी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बनाई जा रही है, अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो रहा है, अपॉइंटमेंट स्टाफिंग में होगा कि जो राइट पर्सन है उसे हम राइट जॉब पे यहाँ पे क्या करें, पुट करे, अपॉइंट करे, तो अपॉइंटमेंट वाला काम तो स्टाफिंग में होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर refers to a group and departments are created on the basis of specific function to be performed। जब काम के आधार पे, फंक्शन के आधार पे जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है या हम उसे कैटेगराइज करते हैं तो वो हो जाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, परचेजिंग, ये 4 डिपार्टमेंट्स आ गए ना, तो ये सब काम ही है। एचआर काम क्या करता है? लोगों को हायर करने का। मार्केटिंग काम क्या करता है? प्रोडक्ट को सेल और प्रमोट करने का। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फ्यूचरिस्टिक है ना, फ्यूचर में क्या हमें चेंजेस लाने हैं, किस तरह से इन्वायरमेंट काम कर रहा है। और परचेजिंग
हमारा क्या किस चीज से रिलेटेड हो गया कि गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड। तो सब काम है फंक्शन के बेस पे जब क्या किया गया, बांट दिया गया, तो वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। अब आ जाते हैं हम लोग इसका सुटेबिलिटी, कि फंक्शनल स्ट्रक्चर कहाँ पे सुटेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट, वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट का मतलब एक तरह के प्रोडक्ट जब वो बना रही है तब फंक्शनल स्ट्रक्चर आसानी से हम लगा सकते हैं। Organizations which require high degree of functional specialization with diversified activities, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जिसे चाहिए कि जो भी फील्ड में रहे, चाहे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई भी यहाँ पे फील्ड में रहे तो उसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। आगे आ जाते हैं हम लोग एडवांटेज। एडवांटेज क्या है? सबसे पहला स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन इसमें भी कि हमें स्पेशलाइजेशन मिलेगा। अब जैसे एचआर, अगर लोगों को अपॉइंट करना है तो एचआर को हम काम दे दिए, अब वो इस काम को अच्छे से कर सकता है, ही इज एक्सपर्ट, है ना, ही और सी इज एक्सपर्ट इन दैट। तो अब ये क्या हो गया? स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ गया कि हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। कि प्रोडक्शन बेस्ड हो, है ना, तो प्रोडक्शन बेस्ड हो तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बांट दिए। आप ये समझ लो कि अब जैसे घर में मान लेते हैं फंक्शन है, हमारे यहाँ पार्टी है, अब उस पार्टी में आप सोच रहे हो कि खाना भी हम ही बना ले, है ना, गेस्ट को वेलकम भी हम ही कर ले, फिर सर्व भी हम ही कर दे, डेकोरेशन एंड लाइटिंग भी हम ही कर दे, सब कुछ हम ही कर दे, तो ऐसा फिर आपका जो पार्टी है वो सक्सेस नहीं कर पाएगा। तो आप क्या करोगे? खाना बनाने के लिए कैटरर को हायर कर लिया आपने। तो स्पेशलाइजेशन कि अब वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है तो मैंने उसे वो काम सौंप दिया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड। कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश्ड होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा जब यहाँ पे काम किया जा रहा है तो मैनेजरियल एफिशिएंसी भी आसानी से डेवलप हो सकता है वो। नेक्स्ट है मैनेजर। इसमें और क्या है कि मैनेजर ऑफ वन डिपार्टमेंट आर परफॉर्मिंग सेम टाइप ऑफ फंक्शन अगेन एंड अगेन विच मेक्स देम स्पेशलाइज्ड एंड इम्प्रूव देयर एफिशिएंसी। यही मैंने कहा आपको भी। मिनिमाइजेस कॉस्ट, हमारा कॉस्ट कम लगता है। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स व्हिच रिजल्ट इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड दस लोअर द कॉस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या, हम जब खुद से करने लगेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप क्या कर रहे हो कि अगर आप खुद से काम कर रहे हो, ठीक है, खुद से काम कर रहे हो, जैसे अगर फंक्शन का ही अगर बात की तो खुद से सब कुछ अगर करेंगे तो जितने भी सामान होंगे खाना बनाने वाला और जितने भी चीजें हैं सब हमें लाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो ये सभी पैसा हमारा बचे तो हमने क्या किया? एक पर्सन को दे दिया। अब वो अपना सामान, उसका वो सर का दर्द है कि वो कहाँ से लाएगा, है ना, कब बनेगा, क्या होगा, किस तरह से बेस्ट करना है, उसे है, उसे पता है। तो कॉस्ट हमारा बच जा रहा है, जो हम और चीजों में लगाते उससे हमारा कॉस्ट बच गया। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कि हमने एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया। अब वो क्या करेगा कि डुप्लीकेसी ऑफ वर्क नहीं होगा, बार बार एक ही काम दोबारा हमें करना नहीं पड़ेगा, या हमारा कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इनएफिशिएंसी की वजह से कॉस्ट बढ़ जाता है और यहाँ एफिशिएंसी डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। इसका क्या है? इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या हो जाता है, अधिकतर देखा जाता है कि जो भी डिपार्टमेंट्स है वो डिपार्टमेंट्स अपने अपने काम में ही इतना ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे वो अचीव नहीं कर पाते, या ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इग्नोर करने लगते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंटल अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करने में फिर प्रॉब्लम आता है क्योंकि सबका काम भी अलग अलग है। नेक्स्ट है हर्डल इन कंप्लीट डेवलपमेंट। तो कंप्लीट डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रुकावट भी आता है, बिकॉज ईच एम्प्लॉय स्पेशलाइजेस ओनली इन स्मॉल पार्ट ऑफ द होल जॉब। पूरे काम का एक छोटा सा हिस्सा एक पर्सन पकड़ के बैठा हुआ है। जैसे मान लेते हैं अगर शर्ट बनाना है तो मैंने अगर किसी को दे दिया, एक टेलर को दे दिया क्या कि आप सिर्फ कॉलर ही बनाना शर्ट का, अब वो कॉलर ही हमेशा बना रहा है। किसी को दे दिया कि आप सिर्फ बटन स्टिच करना, ठीक है, किसी को दे दिया कि आप स्लीव लगाना। अब ये काम क्या हो गया कि कोई एक टेलर जो है अब बस एक ही उतना छोटा सा पार्ट ही जानता है। तो अब कंप्लीट डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, कोऑर्डिनेशन करने में प्रॉब्लम आएगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर का कुछ डिसएडवांटेज हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर किसे कहेंगे? तो जब भी हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट है, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, यानी एक कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, जैसे कॉस्मेटिक्स में, गारमेंट्स में, फुटवेयर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में।
अब सभी में डील कर रही है तो सभी के लिए एक कॉमन फंक्शनल स्ट्रक्चर अगर हम रखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना। आप ही सोचो कि कॉस्मेटिक्स का भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेम और गारमेंट्स का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेम, है ना। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, कि कॉस्मेटिक्स का भी अगर सेम रहेगा या गारमेंट या फुटवेयर का भी सेम रहेगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, कि उसके एचआर अलग होने चाहिए, मार्केटिंग। तो यहाँ पे बोला जाए डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि अगर हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स लाइन में डील कर रहे हैं तो सबका अपना अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे कॉस्मेटिक का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर होना चाहिए, फुटवेयर का अपना यहाँ पे फंक्शनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी हर एक डिवीजन का अलग अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। ये नेक्स्ट है आगे हमारा सुटेबिलिटी। ये कहाँ सुटेबल है, तो अभी मैंने बताया जब डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन होगा तो ये सुटेबल होगा। ऑल्सो ग्रोइंग कंपनीज विच इंटेंड टू एड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट इन फ्यूचर अडॉप्ट दिस स्ट्रक्चर। अगर बिजनेस चाह रही है कि फ्यूचर में अगर हम ऐसा करें तो वो भी फिर अडॉप्ट कर सकती है। एडवांटेजेस इसके क्या है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग, आसानी से डिसीजन मेकिंग होगा। अब किसी अलग डिपार्टमेंट से हमें, अब जैसे मान लेते हैं कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट था तो उसे फुटवेयर से अब यहाँ कंसल्ट करके नहीं डिसीजन लेना है, उसका खुद का है, वो खुद यहाँ पे इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो डिसीजन मेकिंग इसके वजह से जल्दी होगा। नेक्स्ट है डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड। डिवीजन रिजल्ट्स, प्रॉफिट और लॉस कैन बी असेस्ड इजीली। आसानी से हम पता कर सकते हैं कौन से डिवीजन का कितना प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये चीजें। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में ये हमारा मदद करता है, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट लाइन बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा ये मदद करेगा। डिसएडवांटेज इसके क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट टू एलोकेशन ऑफ फंड। जो भी फंड हमारा आ रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा कि कॉस्मेटिक को अगर मान लेते हैं ज्यादा फंड आ गया, फुटवेयर को नहीं आया, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि कंपनी तो सेम है लेकिन बस प्रोडक्ट लाइन अलग अलग है। इंक्रीज इन कॉस्ट, कॉस्ट बढ़ सकता है क्योंकि अब हर एक के लिए हमें एक्सपर्ट हायर करना पड़ेगा। जैसे अब कॉस्मेटिक के लिए भी हमें प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एचआर, है ना, सभी जगह हमें हायर करना पड़ेगा। तो उसी तरह से हर एक प्रोडक्ट के लिए सभी हायर करना पड़ेगा, तो कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर। ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इग्नोर होगा इसमें भी, क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग डिविजन्स है, तो अलग अलग डिविजन्स अब अपना ही टारगेट को लेके बैठे हुए रहते हैं, तो कभी कभी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट भी इग्नोर किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन को एक और दो पार्ट में बांटा गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये किस बेसिस पे है, ये जनरली कम्युनिकेशन के बेसिस पे है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज स्पेशली डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट। जब भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट के द्वारा डिफाइंड है, या अगर कम्युनिकेशन होगा तो ऐसे होगा ए बी सी डी, है ना, जैसे स्केलर चेन में, एक चेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। तो जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, कि जब मैनेजमेंट के द्वारा ये डिजाइन किया जाता है कि इसी वे में कम्युनिकेशन चलेगा, तो उसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे आप स्कूल सिस्टम में अगर आप देख लो, तो स्कूल में अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम होता है तो डायरेक्ट वो डायरेक्टर या ट्रस्टी के पास नहीं पहुंच जाता है ना। वो सबसे पहले किसको बोलता है, तो वो सबसे पहले अपने टीचर को बोलता है। टीचर से अगर सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर वहां पे फिर रूल बनाएगा कि टीचर से अगर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है तो टीचर को आगे रिपोर्ट करना है ना। तो आगे वो कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करेगा, फिर कोऑर्डिनेटर वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल फिर प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल फिर डायरेक्टर। तो एक पर्टिकुलर चेन बना हुआ है। अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है डायरेक्टर का कुछ, तो डायरेक्टर से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से फिर वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से फिर कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर से फिर टीचर्स और स्टूडेंट्स को यहाँ पे मिलता है। तो एक चेन जब बना दिया गया, ये चेन कैसे, कब, कौन बनाया, तो मैनेजमेंट बनाया है ये। ठीक है, तो टॉप लेवल बनाया है, तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा कि कम्युनिकेशन इसी वे में होगा, स्पेशली डिफाइंड है कि इसी वे में कम्युनिकेशन होगा। अब जैसे देखो कि स्कूल में अगर मान लेते हैं कि अगर क्लासेस ऑफ रखने, है ना, कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस हो गया तो डायरेक्टर ने कहा कि एक दिन का क्लास हमें ऑफ रखना पड़ेगा, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, तो अब वहां से आएगा ये फॉर्मल वे में नोटिस आएगा। ठीक है, तो वो नोटिस जाएगा, नोटिस आगे आगे ट्रांसफर होगा, जैसे मैंने अभी चेन बताया, है ना। ऐसे ही नहीं बस बोल दिया जाएगा, है ना, कि सभी को क्लास में घूम घूम के कि कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, ऐसा नहीं किया जाता है। तो आप देखोगे कि स्कूल्स में क्या होता है कि नोटिस, फॉर्मल वे चलता है। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया।
इसका फीचर क्या है, इट इज डेलिबरेटली डिजाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा डेलिबरेटली का मतलब जानबूझ के होता है, यानी कि इंटेंशनली ये डिजाइन किया जाता है। इट क्लैरिफाइज हु हैज टू रिपोर्ट हुम, इसमें पता चलता है कौन किसका सीनियर है जूनियर है तो किसको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है इट मीन्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाने के लिए, इसी सभी चीजों के लिए है। नेक्स्ट है इट कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में मदद मिलता है। नेक्स्ट है इट प्लेसेस एम्फेसिस ऑन वर्क टू बी परफॉर्म्ड, अलग अलग काम मतलब काम को करने में ये हमारा मदद करता है। कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू स्केलर चेन, अभी मैंने बताया स्केलर चेन के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। लीडरशिप इज बाय वर्च्यू ऑफ द पोजीशन के अकॉर्डिंगली, जो जैसे जैसे हायरार्की चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली लीडरशिप यहाँ पे प्रोवाइड होता है। आगे देखते हैं हम लोग एडवांटेज, इसका एडवांटेज क्या है, तो इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमें काम सौंपने में आसानी होगा, कौन किसका सीनियर है ये पता है, किस वे में चल रहा है ये पता है। नो एम्बिग्युइटी इन द रोल, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है रोल में कि कौन क्या काम करेगा, प्रॉपरली ये डिजाइन हो चुका है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ही ये डिजाइन कर रखा है कि ऐसे ऐसे होगा, ये काम किया जाएगा, ये लोग काम को करेंगे, तो ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या हो गया, यूनिटी ऑफ कमांड हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में देखे, तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब एक सीनियर से क्या होना चाहिए, ऑर्डर मिलना चाहिए। तो the organization is specially designed by the management, hence such a chain of command is established that help in maintaining unity of command. डिसएडवांटेज क्या क्या इसका, प्रोसीड्यूरल डिलेज होगा क्योंकि प्रोसीजर में चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो डिसीजन मेकिंग में डिले होगा। इनएडिक्वेट रिकॉग्निशन टू क्रिएटिव टैलेंट, तो यहाँ पे क्रिएटिव टैलेंट को हो सकता है कि रिकॉग्निशन ना मिले क्योंकि बहुत सारे लेवल्स हैं। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन वर्क ओनली, यहाँ पे सिर्फ काम को ही आगे प्राइम मोटिव रखा जाता है कि काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। ठीक है, तो वर्क पे ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड आउट ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है। अब जैसे आप समझो कि आप स्कूल में अगर रहते हो तो वहां पे सभी स्कूल के नजर में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मल वे में ये हो गया। लेकिन आप लोग सभी क्या हो जाते हो कि क्लासमेट और फ्रेंड्स बन जाते हो। ठीक है, तो ये फ्रेंड कैसे बने, जब स्कूल आए, है ना, वहां पे ये एक पर्टिकुलर आपको सिस्टम दिया गया, है ना, एक क्लास में आप बैठ रहे हो, आप फिर बात कर रहे हो, तो इसके थ्रू आप क्या हो जा रहे हो, यहाँ पे फ्रेंड बन जा रहे हो। तो ये क्या हो गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसका मेन पर्पस क्या है, ये क्यों क्रिएट होता है, तो एक चीज की वजह से, दैट इज साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन ह्यूमन नीड्स है ना, कि हम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, वी आर सोशल एनिमल, तो इसके वजह से ये साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए हमें जरूरत पड़ता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फिल्म्स, रिलीजन एटसेट्रा में फॉर्म देयर ओन इनफॉर्मल ग्रुप, वो अपना इनफॉर्मल ग्रुप वो बना लेते हैं। जैसे किसी को स्पोर्ट पसंद है तो अब वो एक तरह का बात होने लगा तो दे बिकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट है फीचर्स इसके, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही बनता है। इट इमर्जेस स्पॉन्टेनियसली एंड इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के द्वारा ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली ये डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट है इट द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर इवॉल्व फ्रॉम ग्रुप नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली बिहेवियर उनका पता चलता है या इवॉल्व होता है। इंडिपेंडेंट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर, इसमें कोई भी एक फॉर्मल वे नहीं है कि ऐसे ऐसे ही बात होगा, किसी से भी बात हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। इट हैज नो डेफिनेट स्ट्रक्चर और फॉर्म, कोई एक डेफिनेट स्ट्रक्चर या फॉर्म जैसे स्केलर चेन जैसा नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑथोरिटी अराइजेस आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज के अकॉर्डिंग ऑथोरिटीज यहाँ पे मिलते हैं। जैसे किसी का लीडरशिप अच्छा है तो उसे दे दिया, मान लेते हैं कि आपस में ये लोग क्या कर रहे हैं, एक मैच खेल रहे हैं,
ठीक है। तो वहां पे क्वालिटी देख के ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑथोरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि अच्छा तुम कमांड अच्छा करते हो, कैप्टन बन जाओ। ठीक है। नेक्स्ट है इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेज क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन। इससे ज्यादा फास्ट कम्युनिकेशन किसी में होता ही नहीं इनफॉर्मल वे में, है ना। ये अब कैसे एक जगह एक क्लास में नोटिस आता है कि छुट्टी है और पूरे स्कूल में घूम जाता है कि अच्छा तो मतलब कल तो छुट्टी है। तो फास्ट कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा, क्योंकि इनफॉर्मल वे में हो रहा है तो फास्ट कम्युनिकेशन होगा। फुलफिल सोशल नीड, जो ह्यूमन नीड है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक दूसरे से बात करने का जो नीड है, हमारे सोशल नीड्स को फुलफिल करता है ये। क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का यहाँ पे जल्द सॉल्यूशन मिल जाता है इनफॉर्मल वे में। डिसएडवांटेज है रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर चेंज लाना है ऑर्गेनाइजेशन को, अगर चेंज लाना है किसी चीजों में, तो अगर उन्हें पसंद नहीं है, ग्रुप को अगर पसंद नहीं है, तो वो रिवॉल्ट भी कर देते हैं। ठीक है। तो रेजिस्टेंस, वो जल्दी चेंज लाने नहीं देते हैं, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से होता है। क्रिएट र्यूमर, र्यूमर्स बहुत तेजी से फैलता है इसमें, है ना। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आउट ऑफ ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ ऑटोमेटिकली जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल नीड, तो इसमें कोई स्पेशलाइजेशन वगैरह नहीं होता है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन किसे कहते हैं, तो जब भी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट और अकाउंटेबिलिटी क्रिएट हो रहा है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डेलीगेशन कहते हैं। It means granting of authority to subordinate to operate within the prescribed limit. Authority provide करना, authority का मतलब क्या हो जाता है, power to take decision। तो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के। डेलीगेशन का सिंपल सा मतलब हो गया कि ऑर्डर्स को, इंस्ट्रक्शन को, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोरिटी प्रोवाइड करना फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, और उसी में फिर अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होता है। तो तीन एलिमेंट है, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये अकाउंटेबिलिटी। अब आगे हम लोग देखते हैं इन तीनों को कि ऑथोरिटी किसे कहते हैं। तो ऑथोरिटी का मतलब क्या हो गया, पावर ऑफ टेकिंग डिसीजन, डिसीजन लेने का जो पावर है, हक है ना, तो वो हो गया ऑथोरिटी। ऑथोरिटी इज दैट पावर विच इन्फ्लुएंसेस द कंडक्ट ऑफ अदर्स। ऑथोरिटी रेफर्स टू राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट्स एंड टेक डिसीजन एंड डिसीजंस विद इन द लिमिट ऑफ हिज पोजीशन। तो अपने पोजीशन के अंडर में एक हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम ऑर्डर दे सकते हैं सबऑर्डिनेट को, दैट इज ऑथोरिटी। It arises from establish the scalar chain which links the various job position and levels of the organization. Authority flows from top to bottom, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की ही तरफ जाता है। ठीक है, ऊपर वाला ही ऑर्डर प्रोवाइड कर सकता है और पावर दे सकता है। ऑथोरिटी should be accompanied with an equal amount of responsibility। तो अब यहाँ पे क्या है कि ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। फिर है डेलीगेटिंग द ऑथोरिटी टू समवन एल्स डजंट इम्प्लाई एस्केपिंग फ्रॉम अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी स्टिल रेस्ट विद द पर्सन हैविंग द अटमोस्ट ऑथोरिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब आंसरेबिलिटी होता है, जवाबदेही होता है। ऑथोरिटी का मतलब तो आप समझ ही लिए, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट इज ऑब्लिगेशन, है ना, ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। एक यहाँ पे जिम्मेदारी दिया गया कि आपको ये काम करने हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही कहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो अपवर्ड, है ना, अगर आपको कोई क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अब आपको वो काम करने, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, तो आप अब अपने ऊपर वालों को जवाब दोगे। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल होगे, तो ये रिस्पॉन्सिबल हो गया। इट अराइजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एडिक्वेट ऑथोरिटी लीड्स टू डिसकंटेंट एंड डिससेटिस्फैक्शन इन अ पर्सन। तो ये भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बिना ऑथोरिटी के मिले तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दे दिया गया, पावर ही नहीं दिया गया, है ना। कि अगर मुझे बोल दिया जाए कि आपको क्लास में बच्चों को शांत करना है और यू आर नॉट एबल टू गिव पनिशमेंट, और आप डांट भी नहीं सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो अगर आप कुछ कर ही नहीं सकते हो तो फिर कैसे संभाला जाए। तो आप कभी देखोगे कि टीचर्स क्या होते हैं, सिर्फ आंखें दिखाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं, तो वो भी एक पावर ही है। ठीक है, तो वो भी पावर दिया गया।
तो ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों क्या होना चाहिए, एक वे में होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो छड़ी लेके हमेशा मारने ही लगे टीचर, तो वो भी चीज अलग है, वो ऑथोरिटी का मिसयूज हो जाएगा फिर। तो दोनों बैलेंस्ड वे में होने चाहिए, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस्ड वे में होने चाहिए। इफ मोर ऑथोरिटी इज ग्रांटेड it could get misused, and if more responsibility is given it may make a person ineffective। ये तो मैंने अभी कहा आपको। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, बीइंग आंसरेबल, जवाब देना, जवाबदेही किसके हाथ में होगा। तो अभी स्टार्टिंग में ऑथोरिटी में एक लाइन था कि ऑथोरिटी पास करना, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि आप अपनी जिम्मेदारी से, आप अपने अकाउंटेबिलिटी, आप आंसरेबल नहीं होंगे, आप ही आंसरेबल होंगे। जैसे मान लेते हैं आपके पापा ने आपको कोई काम सौंपा है, आपने अपने छोटे भाई या बहन को वो काम सौंप दिया, अब वो छोटा भाई बहन उस काम को बिगाड़ दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे मैंने तो इसको सौंपा था। यू आर ओनली आंसरेबल, क्योंकि आप ही को काम सौंपा गया था। अब आप काम कैसे भी करवाओ, खुद करो, आप अपने छोटे भाई बहन से करवाओ, ये उनका मैटर नहीं है, लेकिन अकाउंटेबल आप ही होगे। तो अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे फिर से अपवर्ड की तरफ ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। इट इज एन ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू गिव रिपोर्ट अबाउट द वंस परफॉर्मेंस टू सुपीरियर। इट कांट बी डेलीगेटेड, इसे डेलीगेट नहीं किया जा सकता है ना। आप आंसरेबिलिटी से बच नहीं सकते, आपने ऑथोरिटी ट्रांसफर कर दिया, ऑथोरिटी डेलीगेट कर दिया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं हो सकता है। इट फ्लोज अपवर्ड, है ना, जवाब हमें ऊपर वाले को ही देना पड़ेगा, यानी हमसे जो सीनियर है, सुपीरियर है, उसे। ऑथोरिटी कैन बी डेलीगेटेड बाय सुपीरियर टू हिज सबऑर्डिनेट, बट अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट एंड कैन नेवर बी डेलीगेटेड। यही एक ही बात है। इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन का, तो इंपॉर्टेंस अगर हम लोग देखें तो रिडक्शन इन एग्जीक्यूटिव्स वर्कलोड, ये अगर एक ही आदमी सब काम करेगा तो बर्डन बढ़ जाएगा और लोड बढ़ जाएगा। तो डेलीगेट अगर हम कर देते हैं अपने पावर को, तो ये हो जाता है रिडक्शन इन वर्कलोड। फिर है एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट भी होगा, हम अगर उसे काम सौंपते हैं तो वहां पे उसका डेवलपमेंट भी हो रहा है। फिर है क्विक एंड बेटर डिसीजंस आर पॉसिबल, कि तुरंत डिसीजन ले सकते हैं और अच्छा डिसीजन ले सकते हैं जब हम क्या करते हैं, डेलीगेट करते हैं। सुपीरियर सबऑर्डिनेट में अगर एक अच्छा रिलेशन होता है, डेलीगेशन होता है, तो डिसीजन मेकिंग जल्दी होता है। नेक्स्ट है हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट। मोरल का मतलब हौसला, लोगों का हौसला यहाँ पे बढ़ता है कि कभी काम सौंपा गया, आपने काम किया, तो एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अच्छा मैं काम कर पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे भी काम दिया जा रहा है, तो एक अच्छी बात है कि मैं नए नए कामों को सीख रहा हूँ, अपॉर्चुनिटीज मुझे भी मिल रही है। नेक्स्ट है बेटर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनता है जब इस वे में काम होता है, डेलीगेट जब किया जाता है तो। अब देखो डेलीगेट से ही, डेलीगेशन से ही रिलेटेड एक टर्म है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, तो डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्स ऑथोरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे लेवल्स में जब हम क्या करते हैं, कामों को बांट देते हैं, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। और डेलीगेशन क्या होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बस एक वे में चल रहा है। तो आप ये समझ लो कि इस तरीके से जो चला वो डेलीगेशन हो गया, और चारों तरफ जब चल रहा है कि हर लेवल का जब बात किया जा रहा है, वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। तो डिसेंट्रलाइजेशन इस तरह से वाइडर कॉन्सेप्ट हो गया, और डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेशन आ गया। आगे देखते हैं, ये आपका एक बेसिकली प्रिंसिपल भी था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी था, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि पावर इन वन हैंड, और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि पावर बांट दिया गया। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहला, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट को जब हम काम सौंपते हैं तो एक इनिशिएटिव आता है, इनिशिएटिव मिलता है उन्हें, है ना। फिर उसके बाद क्या है, क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग जल्द हो पाएगा क्योंकि हमने डिसेंट्रलाइज किया है, कामों को सौंपा है। रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम एक्सेस वर्कलोड। सेम है, जितना भी इंपॉर्टेंस आपका डेलीगेशन में था उसी तरह से है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है, एक छोटा कॉन्सेप्ट है, एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है मैनेजेरियल डेवलपमेंट। मैनेजेरियल डेवलपमेंट, फ्यूचर मैनेजर्स के लिए तैयार होते हैं लोग, क्योंकि उन्हें काम धीरे धीरे सौंपा जा रहा है। बेटर कंट्रोल, एक अच्छे से हम कंट्रोल लगा सकते हैं क्योंकि हमने काम सौंपा है। जैसे स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर मॉनिटर बना देते हैं, तो मॉनिटर बनाने का मतलब क्या है कि कुछ थोड़ा सा पावर उसे दे दिए, तो अब इससे कंट्रोल लगाने में आसानी होता है। अब जैसे कॉपी कलेक्ट करना या बहुत सारी चीजें बताना,
है ना, कि आप ये कन्वे कर देना, तो हर काम वो टीचर नहीं करेगा, कुछ काम वो मॉनिटर को देता है, मॉनिटर कर लेता है, ठीक है। तो इसी तरह से बेटर कंट्रोल भी लगाया जा सकता है। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो अभी पहला तो मैंने आपको ये कहा, तो पहला मीनिंग हो जाएगा, दोनों के मीनिंग में क्या डिफरेंस है। ये थ्रू आउट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, और ये इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी टू सबऑर्डिनेट, हम अपने बस जूनियर को जो काम सौंप रहे हैं वो डेलीगेशन हो गया। डिसेंट्रलाइजेशन पूरे लेवल्स में, nature, an individual cannot perform all the function on his own, thus delegation is essential. Decentralization is optional and depends on the decision of top management. Decentralization हमारा ऑप्शनल है और ये डिपेंड करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। नेक्स्ट है रिड्यूस, पर्पस क्या है, टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, मैनेजर का वर्कलोड घटाना। और इसमें क्या है, टू प्रोवाइड मोर ऑटोनॉमी टू सबऑर्डिनेट इन परफॉर्मिंग टास्क, जो जूनियर हैं उन्हें और काम सौंपना, ये इनका मेन मोटिव हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन क्या है सबऑर्डिनेट यहाँ पे, तो सबऑर्डिनेट हैव टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑथोरिटी गिवन टू देम बाय देयर सुपीरियर्स, और यहाँ पे है सबऑर्डिनेट्स आर गिवन मोर फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। स्टेटस क्या है, द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज फॉलोड टू शेयर टास्क, जो टास्क है उसे यहाँ पे फॉलो करने के लिए दिया गया। उसके बाद और क्या है कि इट इज द आउटकम ऑफ पॉलिसी डिसीजन। देखो इतना आपको डीप में पढ़ना भी नहीं, एक तो सबसे पहले ये चीज़ें, फिर दूसरा बात आपको ये है कि कुछ डिफरेंसेस आपको आने चाहिए एग्जाम में, अगर मान लेते हैं डिफरेंस डायरेक्ट आ गया तो आप उसका जवाब दे पाओ। नेक्स्ट है स्कोप। तो नैरो स्कोप मैंने अभी बताया कि डेलीगेशन का नैरो स्कोप है और इसका वाइडर स्कोप है। ग्रांट ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी इज गिवन टेम्पोरली टू कंप्लीट असाइन टास्क, तो टेम्पोररी बेसिस पे दिया जाता है डेलीगेशन, और ऑथोरिटी यहाँ पे परमानेंटली दिया जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा चैप्टर रिकैप। तो आज हम लोग का इतना ही। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।